सातवाहन वंश ईसा पूर्व प्रथम सदी में शुंग तथा कण्व वंश के पतन के पश्चात दो राजनीतिक शक्तियां प्रबल हुई। ये थी उत्तरी दक्कन में आंध्र सातवाहन तथा कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश। सातवाहन शक्ति किसी न किसी रूप में लगभग 4 शताब्दियों तक बनी रही। प्राचीन भारत में यह किसी एक वंश का सर्वाधिक काल है। आंध्र सातवाहन के इतिहास के अध्ययन के लिए भारतीय साहित्य, मत्स्य और वायु पुराण, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों का सहारा मिलता है। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें सिंधुक, सेमुक अथवा शिप्रक को इस वंश के संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि इसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा को मारकर पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया। प्रारंभिक सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उसने प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सेमुक के पश्चात उनका छोटा भाई कृष्ण कण्व शासक बना। उसने साम्राज्य को नासिक तक फैलाया। उसने इसके अतिरिक्त सातकर्णी प्रथम सेमुक का पुत्र शासक बना। प्रारंभिक वंश में सातकर्णी उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। इसने पश्चिमी मालवा, अनूप तथा विदर्भ के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तरी कोंकण तथा गुजरात के कुछ अन्य भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंगी कुल मराठियों की पुत्री नविका से उसने विवाह कर अपने राजनीतिक क्षेत्र को और विस्तृत किया। नविका की नानाघाट अभिलेख में इस बात की सूचना मिलती है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के उपरांत सातवाहन शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिसका पुनरुत्थान गौतमपुत्र सातकर्णी के कार्यकाल में हुआ। पुराणों ने गौतमपुत्र सातकर्णी को 23वां शासक बताया गया। अभिलेखों में उसके पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री बताया गया है। यह सातवाहन कुल का महानतम शासक था। इसने संबंधित नासिक में 2 तथा कार्ले में 1 अभिलेख की प्राप्ति हुई। इसकी सैनिक सफलताओं तथा अन्य कारणों के विषय में सूचना उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति तथा पुलवामी के नासिक गुहा लेख से प्राप्त होती है। यहाँ से पता चलता है कि उसने शकों को पराजित किया तथा अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। यहाँ उसका दावा है कि उसने क्षयरात वंश का विनाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश से संबंध था। पुरातात्विक साक्ष्य उसके इस दावे की पुष्टि करता है, क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। उसने मालवा तथा काठियावाड़ को भी शकों से छीन लिया। इस प्रकार मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश गौतमीपुत्र के प्रत्यक्ष शासन में आ गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेणाकटक नामक एक नगर का निर्माण करवाया। उसने राजा महाराज स्वामी आदि महान उपाधियां धारण की थी। गौतमीपुत्र के पश्चात वशिष्ठपुत्र पुलवामी शासक बना। पुराणों के अनुसार उसने 28 से 29 वर्ष शासन किया। यद्यपि उसके समय में भी सातवाहनों की शक्ति पूर्ववत बनी रही। तथापि शकवंशी 2 शासक चष्टन तथा रुद्रदामन का मुकाबला उसे करना पड़ा। इसमें पुलवामी को अपने कुछ प्रदेशों
काठियावाड़ से हाथ धोना पड़ा। इसका उल्लेख रुद्रदामन के गिरनार लेख में मिलता है। इसके बावजूद पुलवामी के शासनकाल में दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य का प्रसार हुआ, क्योंकि अमरावती से प्राप्त एक लेख पर सिर्फ पुलमावी का ही उल्लेख हुआ है। पुलमावी के पश्चात यज्ञश्री अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ। उसने शकों का पुनः विजय किया तथा उपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी पर पुनः आधिपत्य कायम कर लिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उसके शासन काल के 27 वर्ष का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार उसने पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन के ऊपर शासन किया था। यज्ञश्री की मृत्यु उपरांत सातवाहन साम्राज्य का विनाश हो गया तथा ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। वाकाटक वंश सातवाहन साम्राज्य के पतन के उपरांत प्रायद्वीप भारत में वाकाटक वंश नाम से एक नई शक्ति का उदय हो। 6वीं शताब्दी के मध्य तक जब तक कि चालुक शक्ति का उदय नहीं हो गया, वाकाटक ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित रहा। वाकाटक राज्य के संस्थापक विंध्य शक्ति के पूर्वजों एवं उनके उद्भव स्थान के विषय में ठोस जानकारी का अभाव है, परंतु यह अस्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहन साम्राज्य के पतनोपरांत उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा अपने साम्राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया। उसका पुत्र प्रवरसेन भी एक शक्तिशाली शासक था तथा उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। इसके समय वाकाटकों का साम्राज्य उत्तर के मध्य प्रांत तथा बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में उत्तरी दैमाबाद तक फैल गया। वाकाटक सम्राट ब्राह्मण धर्म का पोषक था। प्रवरसेन के पश्चात उसका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग उसके पुत्र गौतमीपुत्र की अध्यक्षता में नागपुर में स्थापित हुआ, तो दूसरा सर्वसेन एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बरार के वत्सगुल्म में नागपुर केंद्र के एक शासक रुद्रसेन द्वितीय का ही विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। आगे 6वीं सदी के उत्तरार्ध में वाकाटकों को मध्य प्रदेश के नल, कोंकण में मौर्य और उत्तरी महाराष्ट्र में कलचुरी वंश से संघर्ष करना पड़ा। इसमें संभवतः वाकाटक साम्राज्य का अधिकांश भाग नल वंश के हाथों में चला गया। वाकाटक शासक साहित्य के पोषक तथा कला प्रेमी भी थे। वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय को सेतुबंध नामक कृति का रचयिता माना जाता है। कलिंग के चेंदी वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत के रूप में इस वंश के महान शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जो पुरी जिले में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी के पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से अस्पष्ट रूप में पता चलता है कि चेंदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इसी स्रोत से पता चलता है कि खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। कालानुक्रम की दृष्टि से वह इस वंश का तीसरा शासक था। 24 वर्ष की आयु में 24 ईसा पूर्व में वह सिंहासन पर बैठा। उसने उत्तर और दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा अनेक युद्ध किए। सातकर्णी प्रथम से उसके संबंध अच्छे थे, फिर भी उसने उसकी उपेक्षा कर उसकी सीमाओं से होकर कृष्णा नदी तक आक्रमण किया। अपने शासनकाल के 12 वर्ष में भी सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य पर आक्रमण किया तथा पर्याप्त धन लूटा। इससे पहले राज्याभिषेक के चौथे वर्ष उसने बरार के भोजकों तथा पूर्वी खानदेश तथा अहमदनगर के रठिकों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। उसने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष उसने तंसुली से एक नगर के
एक नहर के जल को अपनी राजधानी लाने में सफलता वर्णित की। इस नहर का निर्माण किसी मगध शासक ने कराया था। अभिषेक के 8वें वर्ष में उसने उत्तर भारत में सैनिक अभियान किया। उसकी सेना ने बरार की पहाड़ियों को पार कर यवन राज्य पर आक्रमण कर लिया। उसने शासन के 12 वर्ष में उसने मगध पर विजय प्राप्त की। संभवतः इस समय मगध का शासक बृहस्पति मित्र था। इस अभियान में उसने अपार संपत्ति प्राप्त हुई। वह भगवान जिन की वह मूर्ति भी मगध में लाने में सफल हुआ, जिसको 3 शताब्दी पूर्व मगध शासक द्वारा कलिंग ले जाया गया था। खारवेल सिर्फ विजेता ही नहीं वरन एक योग्य शासक भी था। उसने विभिन्न निर्माण कार्य किए, जिसमें अनेक मीनार, बाग, तालाब, नहर आदि शामिल थे। उसने महाविजय प्रसाद नाम का एक विशाल महल खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाएं और संभवतः उसके निकट एक संघ भी बनवाया। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु था। खारवेल के पश्चात चेदी वंश के पतन के इतिहास के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं हो पाया। संभवतः उसका राज्य छोटे हिस्सों में बंटकर निर्बल हो गया और अंत में नष्ट हो गया। चेदी वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में कम ज्ञान होते हुए भी यह माना जा सकता है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में इस वंश ने भाग लिया था। मौर्य साम्राज्य के विक्टन ने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। लगभग 200 ईसा पूर्व से भारत पर बार विदेशी हमले होने लगे। सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारियों ने हिंद को पार किया। इसमें इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, बैक्ट्रियन ग्रीक आदि नाम से भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है। इसने भारत के विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। इंडो ग्रीक मध्य एशिया की तत्कालिक राजनीति से बाध्य होकर इसे भारत विजय की योजना बनानी पड़ी। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस ने मध्य एशिया के बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाकर एक साम्राज्य कायम किया। सेल्यूकस के अक्षम उत्तराधिकारियों के समय में उनका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। बैक्ट्रिया और पार्थिया साम्राज्य से अलग हो गए। 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोरस प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो कि इंडो ग्रीक तथा इंडो बैक्ट्रियन राज्य के नाम से जाना जाता था। उस समय एंटियोकस द्वितीय सीरिया का राजा था। डियोडोरस प्रथम उसका गवर्नर। इस वंश के शासक मध्य एशिया में अपनी शक्ति का प्रसार करते रहे। डियोडोरस द्वितीय यूथिडेमस आदि शासकों ने यवनों की शक्ति का मध्य एशिया में विस्तार किया। यूथिडेमस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने संभवतः डियोडोरस द्वितीय की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। सीरिया के नए शासक एंटियोकस तृतीय ने बैक्ट्रिया में यूथिडेमस की सत्ता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी यूथिडेमस के पुत्र दमित्र से कर दी। यूथिडेमस ने अरकोशिया, सिस्तान, पेरिपेमिसदई पर भी अधिकार कर लिया। इसी समय सीथियानों ने मध्य एशिया में अपने पांव फैलाने आरंभ किए। चीनी शासक शी हुआंग द्वारा चीन की विशाल दीवार के निर्माण में सीथियानों पर चीन की तरफ बढ़ने का मार्ग रोक दिया। फलतः वे बैक्ट्रिया और पार्थिया पर दबाव डालने लगे। अंततः यवनों को भारत की तरफ बढ़ने को बाध्य होना पड़ा। भारत की तत्कालीन राजनीति भी यवनों को भारत की तरफ बढ़ने को बाध्य होना पड़ा। उनके सामने महान यूनानी विजेता सिकंदर का आदर्श भी था। यवन भारत में धन को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत विजय की योजना बनाई। डेमेट्रियस
डेमेट्रियस प्रथम 189 से 171 ईसा पूर्व भारत पर पहला महत्वपूर्ण यमन आक्रमणकारी यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस प्रथम का दमित्र था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। बैक्ट्रिया का राज्य अपने पुत्र को सुपुर्द कर वह अपने दो सेनापतियों अपोलोडोट्स और मिनांडर के साथ भारत की तरफ बढ़ा। अपोलोडोट्स के साथ वह सिंधु की ओर आगे बढ़ा और इस पर उसने अधिकार किया। मध्यमिका चित्तौड़ का निकटवर्ती क्षेत्र भी उसके नियंत्रण में आ गया। मिनांडर के नेतृत्व में यवनों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़ते हुए वे मथुरा, पांचाल, साकेत तथा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल सियालकोट पाकिस्तान में बनाई। उसने भारतीय राजाओं के समान उपाधि धारण की तथा उसने अपने नाम के सिक्के चलाए जिन पर यूनानी और खरोष्ठी लिपियों का व्यवहार किया गया। गर्गी संहिता, महाभाष्य और स्ट्रैबो के विवरण से यवन आक्रमण की पुष्टि होती है। यवनों के भारतीय प्रसार को शुंग शासक पुष्यमित्र ने रोका। फलतः यवनों को बाध्य होकर सिंधु नदी तक वापस आना पड़ा। यद्यपि शुंगों ने यवनों को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया, तथापि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कुछ क्षेत्र यवनों के नियंत्रण में ही बने रहे, जिस पर डेमेट्रियस भारत विजय से व्यस्त था। उसी समय यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जस्टिन के अनुसार दमित्र 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेटाइड्स का सामना करने आगे बढ़ा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। बैक्ट्रिया पर डेमेट्रियस पुनः अधिकार नहीं कर सका और वह राज्य उसके हाथों से जाता रहा। उसने पश्चिमी पंजाब और सिंध से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस समय से भारतीय यूनानी राज्य दो भागों में विभक्त हो गए। डेमेट्रियस की राजधानी साकल बनी रही, परंतु यूक्रेटाइड्स का राज्य पश्चिमी पंजाब में बैक्ट्रिया तक फैल गया, क्योंकि उसके सिक्के बैक्ट्रिया से स्थान काबुल घाटी, कपिशा और गंधार से प्राप्त हुए हैं। डेमेट्रियस के पश्चात भारत में यवनों की दो शाखाओं के राज्य का उल्लेख मिलता है। पहला वंश यूथिडेमस और डेमेट्रियस था तथा दूसरा यूक्रेटाइडस था। इन दोनों वंशों के अनेक शासकों का उल्लेख मिलता है, परंतु उनका तिथिक्रम निश्चित नहीं है और विवाद का विषय। इन शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। मिनांडर, मिलिंद, यूथिडेमस के वंशजों में ही नहीं बल्कि समस्त हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान राजा मिनांदर ही था। वह डेमेट्रियस के सेनापति के रूप में भारत आया था। यूनानी लेखकों स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि ने मिनांडर की गणना महान यवन विजेताओं में किया। उनका एक लेख शिवकोट की धातु गर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित हुआ है। इसके अनुसार उसका अधिकार पेशावर पर था। पेरिप्लस के अनुसार उसके सिक्के भड़ौच में चलते थे। उसका माना जाता है कि उसने सिकंदर से भी ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया। मथुरा में उनके पुत्र स्ट्रैबो प्रथम के प्राप्त सिक्कों में उसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार मिनांडर का साम्राज्य झेलम में मथुरा तक विस्तृत प्रतीत होता है। उसकी राजधानी सियालकोट थी। मिलिंदपन्ह नामक बौद्ध ग्रंथ
मीन्स नगर की भव्यता का पता चलता है। बौद्ध अनुश्रुति मीनांडर को इस धर्म का संरक्षक मानते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि मिलिंदपन्ह ने भिक्षु नागसेन के दार्शनिक संलाप करने वाला सियालकोट का शासक मीनांदर ही था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार भिक्षु नागसेन के दार्शनिक उत्तर में संतुष्ट होकर ने केवल उसे अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, बल्कि भिक्षु एवं अंतोगत्व अरहत्व पा गया। इस प्रकार मीनांदर एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली यवन शासक था। मिलिंदपन्ह के अनुसार वह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या और कला का प्रेमी था। यूथिडेमस वंश के विनाश के पश्चात यूक्रेटाइडिस वंश सत्ता में आया। इसका एक महत्वपूर्ण शासक एंटियालकीडास था। जिसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपने दूत हेलियोडोरस को भेजा था। जिसने विष्णु के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। हर्मियस एक इस वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीयार्ध में कांधार क्षेत्र के पार्थियनों ने इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। शक राजवंश तक्षशिला के प्रारंभिक शक शासकों में माउस का नाम सर्वप्रमुख है। सामान्यतः उसका समय 20 ईसा पूर्व में 1 ईस्वी सन तक माना जाता है। पश्चिमोत्तर प्रदेशों से उसके अनेक सिक्के मिलते हैं। उसकी पहचान तक्षशिला दाम्पत्य में महाराज मोग से की जाती है। अलेक्जेंडर अल्तेकर का विचार है कि वह पहले पार्थियन का सामंत था। मेउस के पश्चात एजेज तक्षशिला का शासक हुआ। वह एक प्रतापी राजा था। उसने पंजाब में यूथिडेमस कुल के यवनों को परास्त कर वहां अपना आधिपत्य कायम किया। क्षत्रप वंश मथुरा के शक क्षत्रप मथुरा में शकों का शासन कब और कैसे स्थापित हुआ, यह निश्चित रूप में बता सकना कठिन। टॉर्न और स्टेन कोनो जैसे कुछ विद्वान जैन ग्रंथ कालकाचार कथानक के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि मालवा में विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व द्वारा पराजित होने और खदेड़े जाने पर शक मथुरा में आकर बस गए। इसी शासक को मालवा अथवा विक्रम संवत का संस्थापक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसके 135 वर्ष बाद शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। पश्चिमी भारत में छह रात पश्चिमी भारत में 2 शक वंशों के अस्तित्व का प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र का क्षयरात वंश, कार्दमक चष्टन वंश अथवा महाराष्ट्र और मालवा के शक क्षयरात वंश। इस वंश में संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। क्षयरात वंश का पहला शासक भूमक था। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़ और मालवा के क्षेत्रों में मिलते हैं। सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों के लेख लिखे गए हैं। खरोष्ट लिपि के प्रयोग से ऐसा लगता है कि पश्चिमी राजपूताना तथा सिंध के कुछ भागों पर भी उसका अधिकार था। भूमक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। नहपान इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र तक मिले हैं। ये चांदी तथा तांबे के हैं। सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए हैं।
किए हुए हैं। नहपान ने लगभग 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनरंकित किए गए हैं। कार्दमक चस्टन वंश क्षयरातों के पश्चात सौराष्ट्र तथा मालवा के शकों के एक दूसरे के कुल में शासन किया। यह नया वंश कार्दमक वंश के नाम से प्रसिद्ध है। चस्टन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का राजा हुआ। वह अभी तक भारत में शासन करने वाले शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली तथा एवं महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ में शक संवत 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है, जिसमें उसकी विजयों व्यक्तिगत एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना था और उसने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं धारण की थी। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि उसके पूर्व शकों की शक्ति निर्बल पड़ गई थी, जिसे अपने बाहुबल से रुद्रदामन ने पुनः प्रतिष्ठित किया। वह एक महान विजेता था। अभिलेख में निम्नलिखित स्थानों की विजय करने का श्रेय उसे प्रदान किया गया है। आकर अवंती इससे तात्पर्य पूर्वी पश्चिमी मालवा से है। आकर की राजधानी विदिशा, अवंती की राजधानी उज्जैनी में थी। अनूप नर्मदा तट पर स्थित महेशमती में यह प्रदेश स्थित था। इस स्थान की पहचान मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में स्थित महेश्वर अथवा मंधाता से की जाती है। अपरांत इससे तात्पर्य उत्तरी कोंकण से है। इसकी राजधानी सरपारक में थी। प्राचीन साहित्य में इस स्थान का प्रयोग पश्चिमी देशों को इंगित करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र में इसे परशुराम की भूमि बताया गया है। अनर्थ तथा सौराष्ट्र इससे तात्पर्य उत्तरी तथा दक्षिणी काठियावाड़ से है। पहले की राजधानी द्वारका तथा दूसरे की गिरनार थी। ये सभी आजकल गुजरात प्रांत में है। कुकुर यह अनर्थ का पड़ोसी राज्य था। डीसी सरकार के अनुसार तथा पूर्व की ओर की ये प्रदेश स्थित है। कनिष्क के सुई विहार लेख से निचली सिंधु घाटी पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ऐसा लगता है कि रुद्रदामन ने कनिष्क के उत्तराधिकारियों को हराकर इस भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। निषाद महाभारत में इस स्थान का उल्लेख मत्स्य के बाद मिलता है, जिससे सूचित होता है कि वह उत्तरी राजस्थान में स्थित था। बूलर ने निषाद देश की स्थिति हरियाणा के हिसार भटनेर क्षेत्र में निर्धारित की है। जूनागढ़ अभिलेख से ही ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणपथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया। यह पराजित नरेश वशिष्ठपुत्र पुलमाई था। नासिक अभिलेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी नासिक, अस्मक, मूलक, सौराष्ट्र, कुकुर उपरांत अनूप, विदर्भ, आकर तथा अवंती का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु के बाद रुद्रदामन ने उसके उत्तराधिकारी वशिष्ठपुत्र पुलमावी से उपयुक्त में से अधिकांश प्रदेशों को जीत लिया था। सिंध सौवीर क्षेत्र को उसने कनिष्क के उत्तराधिकारियों से जीता होगा। जूनागढ़ अभिलेख स्वाभिमानी तथा अदम्य योद्धाओं के साथ उसके युद्ध तथा उसकी पराजय का भी उल्लेख करता
उन जिन्होंने संभवतः उत्तर की ओर से उसके राज्य पर आक्रमण किया होगा। योधे गणराज्य पूर्वी पंजाब में स्थित था। योधे अत्यंत वीर और स्वाधीनता प्रेमी थे। पाणिनि ने उन्हें आयुधजीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है। योधेयों को पराजित कर रुद्रदामन ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया तथा उसका राज्य उसके आक्रमणों से सदा के लिए सुरक्षित हो गया। महान विजेता होने के साथ साथ रुद्रदामन एक प्रजापालक सम्राट भी था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जिनका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इसने नहर निकलवाई गई थी। बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया और उसने 24 हाथ लंबी, इतनी ही चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार बन गई। इसके फलस्वरूप झील का सारा पानी बह गया। इस दैवीय विपत्ति के कारण जनता का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया तथा चारों ओर हाहाकार मच गया। चूंकि इसके पुनर्निर्माण में बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी, अंततः उसकी मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए उसे धन व्यय किए जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की। किंतु रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत करवाई तथा उससे तिगुना मजबूत बांध बनवा दिया। वह एक शासक था जिसने कभी अपनी प्रजा से ना तो अनुचित धन वसूल किया और ना ही बेगार वृष्टि तथा प्रणय कर ही लिया। उसका कोष स्वर्ण रजत हीरे आदि बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण था। उसके शासन में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत का शासन योग्य तथा विश्वास पात्र अमात्य राज्यपाल के अधीन रखा गया था। उसके कार्यों में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। उसने जिसमें दो प्रकार के मंत्री होते थे। मति सचिव सलाहकार, कर्म सचिव कार्यकारी मंत्री। वह प्रशासनिक कार्य अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता था तथा शक्ति संपन्न होते हुए भी निरंकुश नहीं था। मति सचिव उसके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे, जबकि कर्म सचिव कार्यपालिका के अधिकारी थे। इन्हीं में से राज्यपाल कोषाध्यक्ष अधीक्षक आदि की नियुक्ति की जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समान उसने भी पराजित राजाओं को राज्य पुनः वापस कर दिए थे। संभवतः ये शासक वे थे जिन्हें इसके पूर्व गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था, क्योंकि नासिक लेख से पता चलता है कि उसके क्षत्रिय राजाओं का मान-मर्दन किया था। रुद्रदामन महान विजेता तथा कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या प्रेमी था। वह वैदिक धर्मानुयायी था तथा संस्कृत भाषा में उसने राज्याश्रय प्रदान किया। उसका अभिलेख अपनी शैली में रोचकता, भाव प्रवणता तथा हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वह वस्तुतः एक छोटा गद्य काव्य ही है। इससे पता चलता है कि रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्क विद्या में प्रवीण था। उसने गद्य पद्य रचना में निपुण बताया गया है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ उसका अभिलेख प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है तथा इससे उस समय संस्कृत भाषा के पर्याप्त रूप से विकसित होने का प्रमाण मिलता है। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक
उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। गिरनार अभिलेख का कथन है कि वह अनेक स्वयंवरों में गया था तथा उसने कई राजकुमारियों का परिग्रहण किया था। इस उल्लेख में प्रकट होता है कि उसके समय तक शक भारतीय समाज में पूर्णतः घुल मिल गए थे। इस प्रकार रुद्रदामन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, उदार और एवं लोकोपकारी प्रशासक तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति का महान उन्नायक था। उसकी प्रतिमा बहुमुखी थी। उसका शासनकाल 130 ईस्वी में से 150 ईस्वी तक सामान्य तौर से स्वीकार किया जाता था। उसका अंत किन परिस्थितियों में हुआ यह हमें ज्ञात नहीं है। 150 ईस्वी के गिरनार अभिलेख के पश्चात हम उसका नाम नहीं सुनते हैं। निसंदेह उसका शासनकाल पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। कुषाण राजवंश कुषाणों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर एशिया के विशाल एवं व्यापक भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस विशाल साम्राज्य में तीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का अन्वेषण हो गया था। पश्चिम में यूनानी रोमन सभ्यता, पूर्व में चीनी सभ्यता और दक्षिण पूर्व में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का परस्पर समन्वय हुआ। कुषाणों के नेता कुजुल कड़फिशस का शासन 40 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उसने हिंदकुश पर्वत के दक्षिण में आक्रमण किया और काबुल पर विजय प्राप्त कर गांधार और तक्षशिला राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कड़फिशस को 77 अथवा 78 ईस्वी में मृत्यु हुई। इस समय तक उसने भारत की सीमाओं पर स्थित इंडो यूनानी शकों और इंडो पार्थियन समुदायों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुजुल कड़फिशस का उत्तराधिकारी था। उसने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की। चीनी इतिहासकार सुमा लिखता है कि यूची सरदार कुजुल कड़फिशस ने यूची लोगों के 5 कबीलों को संगठित किया और उन्हें लेकर उत्तरी पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में घुस गया, जहां उसने हरमायेस को परास्त कर काबुल तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ईसा की पहली शताब्दी के मध्य के तुरंत बाद 80 वर्ष की आयु में कुजुल कड़फिशस की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र बिम कड़फिशस उत्तराधिकारी हुआ। बिम कड़फिशस ने सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसका राज्य बनारस और सिंधु घाटी के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि नर्मदा नदी के तट तक उसका अधिकार था। अथवा मालवा एवं पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इस समय तक चीनियों ने उत्तर में अपनी शक्ति को पुनर्गठित कर लिया था और कुषाणों के साथ उसका संघर्ष हुआ। चीन सेनाध्यक्ष पाचो ने चीनी तुर्किस्तान पर विजय प्राप्त की और कैस्पियन सागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पार्थियन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कनिष्क सिंहासनारूढ़ हुआ, जो संभवतः जनजाति के छोटे यूची वर्ग का था। पेशावर के निकट पुरुषपुर उसकी राजधानी थी। यहाँ पर उसने बौद्ध धर्म के अनेक भवनों का निर्माण कराया। उसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसने कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया और सिंधु एवं गंगा घाटी के मध्य क्षेत्र पर अपना आधिपत्य सुदृढ़ किया। उसकी सेना पामीर के उस पार तक गई और चीनी राजा को पराजित किया। खोतान, यारकंद एवं कासगर के कुछ प्रमुखों को वार्षिक राज्य कर देने के लिए बाध्य कर दिया। परंपरागत स्रोतों से ज्ञात होता है कि कनिष्क जब चीनी तुर्किस्तान से लौट रहा था तो उसके अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। ये अधिकारी उसके विजय अभियानों से बहुत दुखी एवं परेशान हो चुके थे। उसके जीवन का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ था। रोमिला थापर लिखती हैं कि पहले 2 राजाओं और कनिष्क में जो बिम के बाद सिंहासनारूढ़ हुआ उसका संबंध था, यह
यह निश्चित है, इसमें संदेह नहीं कि वह पूर्णतः मध्य एशिया का था, क्योंकि मथुरा के निकट कुषाण राजाओं ने जो चित्र मिले हैं उनमें से एक में कनिष्क को ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन यह भी हो सकता है कि पहले राजाओं के साथ उसका कोई सीधा संबंध रहा हो। कनिष्क और उसके अधिकारियों ने शिलाओं पर लेख खुदवाए थे। एक साक्ष्य के अनुसार कनिष्क अपने शासन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक और संरक्षक बन गया था। यद्यपि बौद्ध साहित्य में इस तथ्य पर घृणात्मक भाव व्यक्त किए हैं, लेकिन वे कनिष्क को दूसरा अशोक मानते हैं। उसके काल के सिक्कों से ज्ञात होता है कि वह विभिन्न धर्मों के विभिन्न देवताओं को मानता था। वे देवता पारसी, जोरोस्ट्रियन, यूनानी, मिथरायक तथा भारतीय धर्मों के थे। सिक्कों पर अंकित विभिन्न धर्मों के देवताओं से भ्रम उत्पन्न होता है। संभव है कि यह पारसी धर्म को मानता हो और अन्य धर्मों के देवताओं का सम्मान करता हो। कनिष्क के शासनकाल में बौद्धों की चौथी परिषद बौद्ध धर्म शास्त्रों और सिद्धांतों से संबंधित विवादास्पद विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस परिषद के निष्कर्षों को ताम्रपत्र पर खुदवाया गया था, जो राजधानी के एक स्तूप में सुरक्षित है। इस परिषद के अधिकांश प्रतिनिधि हीनयान उपसंप्रदाय के थे। इस काल में बौद्ध धर्म निश्चित रूप में शिथिल हो गया। महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। प्रारंभ में बौद्ध धर्म एक भारतीय उत्पत्ति थी और पुनर्जन्म, आत्मा के स्थानांतरण और कष्टों एवं पीड़ाओं से मुक्ति आदि भारतीय विचारधाराओं एवं मान्यताओं पर आधारित था। इसमें कर्तव्यपरायणता एवं दायित्वों के प्रति निष्ठा पर विशेष बल दिया गया और महत्वाकांक्षी एवं दृढ़ पर्वतारोही, निरुद्देश विचरण करने वाले अश्वारोही और हेलियोनाइज्ड एलेक्जेंडेरिया वासियों को आकर्षित करने के लिए इन मौलिक शिक्षाओं में समयानुकूल परिवर्तनों को अतीव आवश्यकता थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के प्रति सम्मान की भावना पूजा उपासना में बदल गई थी और महात्मा बुद्ध को मानवता का एक रक्षक माना जाता था। शीघ्र ही कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। नागाओं और योद्धाओं ने कुषाण साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई। एक नागा शासक ने संभवतः 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण इन दो के अतिरिक्त दो अन्य जनजातियों जैसे मालव और कुनिंद भी शक्तिशाली हो गए। कनिष्क के उत्तराधिकारियों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। फारस की घटनाओं ने पुनः पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास में हस्तक्षेप किया। 226 ईस्वी में आरदेसिर ने पार्थियनों को उखाड़ फेंका और ससानियन वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी ने 3वीं शताब्दी के मध्य में पेशावर और तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप कुषाण राजा ससैनियनों के सरदार मात्र ही बनकर रह गए। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्ठ, हुविष्क और वासुदेव थे। उसके बाद का इतिहास स्पष्ट नहीं। कनिष्क के विशाल साम्राज्य के अवशेषों पर मध्य एशिया और पश्चिम के फारस के ससैनियन साम्राज्य का विस्तार हुआ और भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ।
इस प्रकार देखा जा सकता है कि मौर्योत्तर काल में किसी एक विशाल साम्राज्य के स्थान पर विभिन्न प्रकार के राजवंशों का शासन रहा, जिसके क्षेत्र और कार्यकाल में भी भिन्नता रही।